मुझसे मत पूछ मेरे दिल के राज ए हमदम, मुझसे मत पूछ मेरे दिल के राज ए हमदम, इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फैजल और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। इसी शायरी को मद्देनजर रखते हुए मेरे यह सवाल है, क्या विकास दुबे के साथ भी कई राज थे जो उसके साथ अब खत्म हो चुके हैं, जो कि विकास दुबे के जिंदा रहने पर उसकी जुबान से निकाले जा सकते थे और कई पर्दा नशीनों के, राजनीतिक पर्दा नशीनों के पर्दाफाश हो सकते थे। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला और मुन्ना बजरंगी, क्या इन दोनों की कहानी भी ठीक विकास दुबे की तरह थी? और क्या इनका भी इनकाउंटर ठीक उसी तरह से हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दोनों का अंत भी इन पर्दा नशीनों का पर्दाफाश ना हो जाए, राजनीतिक पर्दा नशीनों का पर्दाफाश ना हो जाए, सिर्फ इसीलिए इनका भी इनकाउंटर कर दिया गया था? अब बात करते हैं गैंगस्टर का बड़े बड़े अपराध करना और तमाम हत्या करना, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उन पर कार्रवाई होती है और उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। बात अगर श्री प्रकाश शुक्ला की करें, मुन्ना बजरंगी करें और विकास दुबे, इन तीनों के साथ लगभग एक ही तरह हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला तमाम हत्या और कई अपराध करने के बाद जब उसने मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह की सुपारी ली तो उसके साथ ऐसा ही हुआ और उसके जुबान से कई सवाल ऐसे निकलने वाले थे जिसमें कई राजनेता और कई कारखास पुलिस वालों का फंसने का चांस हो सकता था। यही सारी चीजें मुन्ना बजरंगी के साथ हुई और आज अगर विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे के साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटना देखने को मिल रही है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन लोगों का संशय इसी बात पर बना हुआ है। क्या सिर्फ ये गैंगस्टर्स खादी या खाकी वर्दी वालों के नाम ना ले पाए इसलिए इन्हें मार दिया जाता है, या इन सब के पीछे एक पॉलिटिकल संरक्षण है? तो आखिर जानते हैं कि पॉलिटिकल संरक्षण क्या है जो विकास दुबे के साथ था। बात अगर मायावती यानी कि बहन जी की करे और उनकी पार्टी की करे तो 15 साल इस निर्मम हत्यारे को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और उसके बाद कई बड़े एमएलए, बड़े राजनेताओं से इनका मिलना जुलना रहा और कई नेताओं का इन्होंने नाम खुलकर कहा। तो आखिर पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की इसके पीछे, और क्या उन नेताओं से पूछताछ होगी? खैर, वो जांच का विषय है और आगे हम जानेंगे कि उनसे पूछताछ हो रही है कि नहीं। अब हम बात करेंगे विकास दुबे की मौत का। विकास दुबे की मौत की गुत्थी फर्जी इनकाउंटर या पुलिस के अनुसार पानी की तरह साफ है या केस? लेकिन अगर पानी की तरह साफ है या केस तो मेरे पुलिस से कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूं और लोगों के सामने इन सवालों को रखना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा पुलिस से यह है कि जब विकास दुबे ने उज्जैन में खुद आत्मसमर्पण किया तो वह कानपुर आने के बाद भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? 8 पुलिसकर्मियों के निर्मम हत्यारे के हाथ आखिर खुले क्यों थे? और अगर हाथ बंद थे, हथकड़ियां लगी थी, तो उसने हमारे एसटीएफ की टीम से पिस्टल कैसे छीनी? अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे घायल क्यों नहीं हुआ, जबकि हमारी एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे? गोली विकास दुबे के सीने पे पड़ती है, जबकि गोली उसके पीठ पर पड़नी चाहिए क्योंकि विकास दुबे भागा था, यानी कि गोली सामने से मारी गई। इनकाउंटर से महज 15 मिनट पहले हमारी टीम तथा अन्य मीडिया कर्मियों को रोका गया। आखिर क्यों रोका गया? क्या इन्हीं 15 मिनट में सारा खेल प्लान किया गया? इनकाउंटर से पहले विकास की गाड़ी क्यों बदल दी गई थी? क्या इनकाउंटर पहले से तय था? तो मेरा बस यही सवाल है, आखिर इतने सवालों के बाद पुलिस ये कैसे कह सकती है कि यह केस पानी की तरह साफ है? इस पर विपक्ष के कई नेताओं की अलग अलग प्रक्रिया आई है और अगर ये वाकई एक प्री प्लान्ड इनकाउंटर था तो रूल ऑफ लॉ कहाँ है? हमारा संविधान कहाँ है? सारी कार्यवाही रूल ऑफ लॉ के तहत क्यों नहीं की गई? आखिर मौत का बदला सिर्फ मौत होगा? तो क्या न्याय सर्वोच्च न्यायालय नहीं अब पुलिस ही करेगी? क्योंकि विकास दुबे सहित 5 आरोपी जो कि हमारे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे, उन सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग जगह पर मार गिराया है।
आइए बात करते हैं उन 5 आरोपियों के बारे में कि वो कौन थे। प्रवीण उर्फ बउआ, विकास मिश्रा, विकास का मामा प्रकाश दुबे, विकास का गुर्गा अतुल और विकास दुबे का दाहिना हाथ माने जाने वाला साथी यानी कि अमर दुबे। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी यानी कि श्री विक्रम सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी यानी कि श्री सुव्रत त्रिपाठी क्या कहना चाहते हैं, सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, सिस्टम के सुधार के बारे में क्या कहना चाहते हैं और कारखास पुलिस अफसर जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। थाने के सारे सिपाहियों के सामने मर्डर हुआ और सारे सिपाही गवाही से मुकर गए। क्या उन सिपाहियों पर कावर्डिस का मुकदमा नहीं चलना चाहिए था? क्या उन सिपाहियों दरोगाओं को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए था? आखिर ये क्यों नहीं किया गया? इस पर भी जिम्मेदारी जो लोग आज तक तय नहीं किए, उस जमाने से आज तक के अफसर, क्या वे इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इसके लिए केवल हर काम में दरोगा पर जिम्मेदारी डाल के हम चुप बैठ जाएंगे? एक ऐसी अजीब विडंबनापूर्ण स्थिति हो गई है कि सिस्टमेटिक ढंग से कोई इलाज नहीं हो रहा है। काउंटर कर दो, ठोंक दो, मार दो। अगर इससे इलाज होता तो वीपी सिंह साहब के जमाने से अधिक एनकाउंटर कभी नहीं होगा, न हो सकता है। कुत्ते बिल्ली की औकात तक के लोग मार दिए गए, हजारों एनकाउंटर हुए, लेकिन शांति व्यवस्था इतनी बिगड़ी कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वीपी सिंह जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर भाग जाना पड़ा। स्वयं उनके भाई जो दर्जनों ऑटोमेटिक असलहे की छत्र छाया में थे और स्वयं हाईकोर्ट जज थे, उनकी तक जान नहीं बच पाई। अराजकता का कहर न जाने कब किस पर टूटे। इसलिए अगर अराजकता खत्म होनी है तो स्टेप बाय स्टेप सही ट्रीटमेंट से खत्म होगी। जब इसको परवरिश करने वाले, विकास दुबे को पैदा करने वाले लोग खत्म किए जाएंगे तभी यह खत्म होगी। वरना 1000 विकास दुबे मारो, 1 लाख को प्रशासन तंत्र, शासन तंत्र, नेता पैदा कर देंगे। उसका केवल एक इलाज है कि जो अधिकारी, जो नेता ऐसे लोगों के प्रति नरम हैं, उन पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो सर, आप जैसे कि हम पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना था इस पूरे मामले के में कि सिस्टम को बदलना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सिस्टम को बदलना चाहिए या जो ठोक दो नीति जिसके बारे में आपने अभी कुछ ही देर पहले बात की, वो ठोक दो नीति यानी कि ऑपरेशन क्लीन, इन अधिकारियों के खिलाफ भी ठोक दो नीति का होना चाहिए? प्रश्न है कि सिस्टम को बदलने की बात तो तब उठती हो जब कोई सिस्टम प्रदेश में चल रहा हो। जो मुख्यमंत्री आता है, जो डीजी आता है, यहाँ तक कि जो एसपी आता है, वह अपने मनमौजी मनमाफिक जो आदेश निकाल दे, वही तानाशाही 40 साल से पुलिस में चल रही है। थानेदार जैसा चला दे, कप्तान जैसा जिले चला दे, डीजी साहब जैसा प्रदेश चला दें, मुख्यमंत्री जैसा प्रदेश चला दें, उस हिसाब से भगवान भरोसे प्रदेश चल रहा है। एक सुस्थापित रणनीति बनी हुई है। पुलिस रेगुलेशंस हैं, पुलिस एक्ट हैं। लोग कहते हैं वो आउटडेटेड हो गया है, हम कहते हैं जो कार्रवाई पहले होती थी वह भी नहीं हो रही है। मुकदमा संतोष शुक्ला का छूटा, सारा सिस्टम जो बनाया था वो कह रहा था कि उसकी एक्यूटल रिपोर्ट बननी चाहिए थी। क्यों छूटा, किसकी गलती से छूटा, इस पर एक अच्छा बननी चाहिए थी और उसकी जिम्मेदारी होकर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जितने भी मुकदमे छूटते हैं उन सब की एक्यूटल रिपोर्ट बननी चाहिए और किसकी गलती छूटे, क्या गवाह नहीं पेश हुए, तो क्या अदालत में उनकी तलबी नहीं हुई, क्या उनका बयान नहीं हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ थी। कई ऐसे केस मिल जाएंगे कि पता थाने का दरोगा सिपाही गवाही देने जा रहा है। ऐसी हालात में जो सिस्टम है उसे ऑब्जर्व किया जाए, जहाँ कहीं उसमें बदलाव की ज़रूरत हो वहाँ जो श्री विक्रम सिंह साहब कर रहे हैं, बड़े सम्मानित अधिकारी रहे हैं, और भी लोग तमाम रहे हैं, सबकी सेवारत रिटायर्ड, इस पर एक विचार विमर्श हो जाए, एक ओपिनियन सबकी ले ली जाए और जो अंत में शासन समझे उसके हिसाब से बदले घटाए बढ़ाए
वह तो पैचअप वर्क होता रहेगा, लेकिन जब तक वह नहीं होता है तब तक जो सिस्टम है उससे तो चलाया जाए। आज तो कोई कार्रवाई ही हम होते किसी केस में, किसी सरकार में देख ही नहीं रहे हैं। केवल अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, अपराधी का भरण पोषण करने वाले। जैसे इसी केस में उसके पास AK-47 कहाँ से आई, 9mm पिस्टल कहाँ से आई, क्या उसका स्रोत था, कहाँ से कारतूस मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और डीजीपी के अनुसार सिस्टम को सुधारना चाहिए, क्योंकि जिन पुलिस वालों पर लोग आंख बंद कर भरोसा करते हैं, अगर वही पुलिस वाले अपराध में लिप्त हो जाए तो लोगों का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। आपको बता दें कि पूरे मामले में विक्रम सिंह यानी कि पूर्व डीजीपी जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनका गुस्सा पुलिस पर फूट रहा है और उनके अनुसार थानों को एसएसपी के हाथ में कर देना चाहिए, क्योंकि राजनीति की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी होने लगी है। उनके अनुसार खुलेआम सांसद, मिनिस्टर्स, एमएलए गैंगस्टर्स को अपने क्षेत्र में भिजवाने की बात करते हैं। थाने की पोस्टिंग और एफआईआर को लेकर राजनीतिक दखल कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे विषय में पूर्व डीजी श्री सुब्रत त्रिपाठी और पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह का यह कहना है कि एक थानेदार, दरोगा बड़े बड़े अधिकारियों को यह कहता है कि हमारे पोस्टिंग आप नहीं करा सकते, और अगर आप कराएंगे तो हमारे इस मिनिस्टर से ताल्लुकात हैं, हम अपना पोस्टिंग को बदल सकते हैं और कहीं और करा सकते हैं। तो विषय चिंता का है। राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गुत्थल पुलिस व्यवस्था हम सब के लिए एक बहुत परेशानी का विषय है। इन सब से हम सबको ही परेशानी हो सकती है। राजनेताओं के लिए यह सड़ी गली पुलिस व्यवस्था ही उनके लिए प्राण ऊर्जा है, जो उन सबको राजनीति करने देती है। उनके अनुसार अगर पुलिस व्यवस्था सुधर गई, सब काम विधि संपन्न तरह से होने लगा, तो राजनीति आखिर कैसे होगी। राजनेताओं के अनुसार इनका भ्रष्ट थाना अध्यक्ष ही इनके कहने पर एफआईआर लिखेगा, इनके मुखालिफों को बंद करेगा और विकास दुबे जैसे हत्यारों के सामने पीठ पीछे करके खड़ा हो जाएगा। और अगर पुलिस का यही सिस्टम ठीक तरह से काम करने लगे तो यकीन मानिए विकास दुबे जैसे अपराधी नहीं पनप पाएंगे। इसलिए एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि क्या खादी ही खाकी को पाल पोस कर बड़ा करती है और उनसे अपने काम निकलवाती है अलग अलग तरीके से? क्या खादी और खाकी वर्दी वालों के लिए भी अपराधियों की तरह ही ऑपरेशन क्लीन होना चाहिए? क्योंकि आपको बता दें कि विकास दुबे के केस में भी कई ऐसे खाकी और खादी वर्दी वालों का नाम आ रहा है सामने। फिलहाल अब यह पूरा मामला एसआईटी तक पहुंच चुका है और इस पूरे मामले की एसआईटी जांच होगी। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है और आपको बता दें कि एसआईटी इस केस की जांच रिपोर्ट 31 जुलाई 2020 तक सौंपेगी। और अब इस रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। यानी कि विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, उसके बाद वो भागा, उसके साथ साथ कई जो 5 आरोपी और थे उनको भी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग जगह ढूंढा और उनको मार गिराया। उसके साथ साथ विकास दुबे का भी अंत हुआ। तो अब देखना यह बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि 31 जुलाई को जब एसआईटी जांच सौंपेगी तो उस जांच रिपोर्ट में निकल कर क्या सामने आता है। जो सवाल मीडिया के हैं कि जिस तरह से पूरे उज्जैन से एसआईटी जिस तरह से उज्जैन से एसटीएफ टीम के साथ हमारे पुलिसकर्मी जो एसटीएफ टीम के थे उनके साथ विकास दुबे को लाया गया और उसके बाद लाने के बाद उसकी कार पलटी और बहुत सारे सिनारियोज हुए वहाँ पे। तो ये 31 जुलाई को हम सबको क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस इनकाउंटर या जो पुलिस के साथ घटना हुई, यानी पुलिस के अनुसार जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे भागा वहां से और उसने पुलिस पर पहले फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसको मार गिराया। वहां घायल हुआ, फिर हॉस्पिटल ले गया गया और वहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी एक शायरी से कि इसमें कितने पर्दा नशीनों के नाम आते हैं वो 31 जुलाई को पता चलेगा कि विकास दुबे के साथ साथ कौन कौन इस पूरी गैंग में शामिल था,
कौन से राजनेता इस गैंग में शामिल थे, कितने कारखास पुलिस अफसर इस गैंग में शामिल थे, वो हम सबको 31 जुलाई को पता ही चल जाएगा।